दो बंदों का रैंक सेम आ गया। अब हमने 6 तक रैंक दे रखा है, अब इनको रैंक क्या देंगे? तो बेटा इसमें हम बोलते हैं इसे एवरेज रैंक। क्या बोलते हैं? एवरेज रैंक। मतलब दो बंदों का रैंक सेम आ गया तो इन दोनों का एवरेज रैंक निकाल लो। हमने 6 तक दे दिया तो अगला क्या होगा? 7 और फिर एक 8 होगा। तो 7 और 8 को प्लस करो और दो बंदे हैं तो एवरेज में डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 7.5। तो एवरेज रैंक 10 के लिए तो 7.5 10 का भी आ जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 8 और मैं है और आप एक साथ हैं तो दिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, तो आज जो हम लेके आए हैं प्यारे बच्चों वो है 11वीं क्लास का इकोनॉमिक्स के अंदर कोरिलेशन, जो स्टैटिक्स के अंदर आता है आपका। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं दिसंबर से रात के 10 बजे लाइव भी आया करूंगा, तो उसका भी शेड्यूल बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, उसका सेलिब्रेशन में भी लगे हुए हैं। उसके बाद फ्री होते ही आपका लाइव क्लास भी रात को 10 बजे चालू कर दूंगा। ठीक है, और अब फाइनल एग्जाम आपका मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, तो आप दिसंबर जनवरी 2 महीने बचे हैं भाई, तो आपको 2 महीने में अच्छे से तैयारी करना है। उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन जो भी होगा आपका, उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर कम समय के अंदर आपको करवा दिया जाएगा, और सटीक सटीक चीजें जो कि एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा थंबनेल पीछे का, तो आज हम कर रहे हैं कोरिलेशन, फाइनल एग्जाम 2026 रैपिड रिवीजन। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे ना उतना ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। तो बोलो कैसे? दूसरे की आप मदद करोगे, भगवान आप पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इसका जो भी आपको नोट्स वगैरह है वो अपने ऐप पे मिल जाएगा आपको, जैसे कि आपको पता है फ्री मेटेरियल में सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, चलिए भाई, ठंड है भाई सुबह सुबह, लेकिन मैं सोचा कि भाई आप स्टार्ट कर देते हैं रैपिड रिवीजन, और सुबह का वक्त ही सही है। वैसे तो मैं दोपहर में करता हूँ वीडियो शूट, लेकिन समय बहुत कम मिलता है, फिर भी आपके लिए समय निकालता हूँ मैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे कोरिलेशन होता क्या है। सहसंबंध बोलते हैं हिंदी में, व्हेन द रिलेशनशिप इज द ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर एंड एप्रोप्रिएट statistical tools for discussed and measuring the relationship and expressing it a brief formula is known as the correlation। भाई ये तो बुरा हो गया, सिंपल हम ये याद करें। correlation is a statistical measure that show how two variable are related। मतलब क्या? जो correlation है एक statistical measure है, ठीक है, जो कि शो करता है दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को। जैसे कि मान लो एक a है और एक b है, मान लीजिए एक x है वेरिएबल, एक y वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? क्या बढ़ रहा है x, क्या घट रहा है y, या दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं? तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना बेटा, उसी को आप बोलते हैं कोरिलेशन या सहसंबंध। ठीक है, तीसरा डेफिनेशन की हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बेटा इस चैप्टर के अंदर आप दो ही, अगर हम बात कर बेसिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप अगर ढूंढना हो तो अकेले में रिलेशनशिप आप ढूंढ नहीं सकते हैं। ढूंढ सकते हैं आप रिलेशनशिप? नहीं ढूंढ सकते। कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दो कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, तो स्टार्टिंग दो वेरिएबल से ही होगी। ठीक है, इसको हम बात करेंगे कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, उसी को हम बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कितने टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। सब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल मूव या चेंज, मतलब जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रहा हो इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है सर? कि अगर x बढ़ रहा है 4 6 8 10, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो इनका रिलेशनशिप कैसा हो गया? सेम। किस डायरेक्शन में दोनों का चेंजेस हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कि एक बढ़ रहा होगा दूसरा घट रहा होगा, मतलब जो भी इन दो वेरिएबल के बीच में जो भी चेंजेस आएगा वो कैसा आएगा? अपोजिट आएगा। व्हेन टू वेरिएबल मूव या चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, आप देखें तो x आपका बढ़ रहा है, y आपका घट रहा है, तो भाई इसका मतलब ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया है ना भाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। अब आता है आपका लीनियर कोरिलेशन होता है और एक होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल चेंज या मूव सेम कांस्टेंट इन द प्रोपोर्शन इट इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशन। मतलब कि लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर लाइन में मतलब कि सेम, अगर x बढ़ रहा है ना तो दो 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 में बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो 50 50 में बढ़ रहा है, मतलब जो इनका जो इंक्रीमेंट है या चेंजेस है वो प्रोपोर्शन कैसा बेटा? सेम है।
अगर एक्स में दो दो का गैप है तो वाई में 50-50 का सभी पे गैप होगा। ये तो नहीं है। इसमें देखो, इसमें कितना था, इसमें देखो नॉन लीनियर में देख लो आप, बढ़ तो रहा है, पहले 3 फिर 5 फिर 10, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट से ये चेंज हो रहा है एक्स? नहीं हो रहा है ना। तो मतलब लीनियर का मतलब है कि व्हेन टू वेरिएबल चेंज या मूव इन द सेम कांस्टेंट द प्रोपोर्शन। सेम कांस्टेंट का मतलब क्या, जो भी चेंजेस आएगा उनका डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो वो होता है लीनियर कोरिलेशन, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है भाई। नॉन लीनियर कोरिलेशन का मतलब अपोजिट हो गया, व्हेन टू वेरिएबल चेंज या मूव इन द नॉट सेम कांस्टेंट, मतलब ये सेम कांस्टेंट पे बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा या चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा वो आपका डिफरेंट में होगा। पहले 3 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ सकता है, फिर 8 बढ़ सकता है, फिर 10 बढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है आपका सिंपल कोरिलेशन और एक होता है आपका मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ओनली टू वेरिएबल आर स्टडी। जैसे मैंने बताया था बेसिक्स, बेस जो हमारा चैप्टर होगा 2 वेरिएबल से कम तो होना चाहिए, तो हम 2 वेरिएबल का ही चैप्टर में पढ़ेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, सिलेबस में नहीं है। तो सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप 2 वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं ना, उसी को आप बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। और अगर आप मल्टीपल कोरिलेशन पे जाते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन पे जाते हैं तो उसमें क्या जाता है, दो, मतलब क्या लिखा, व्हेन रिलेशनशिप अमंग 3 या मोर देन 3 वेरिएबल इन स्टडी, 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, उसी को आप बोल देते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है, बहुत सहसंबंध। प्यारे बच्चों अब आता है मेन चीज है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, बेटा डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या है, बेटा डिग्री की बात करें तो एक परफेक्ट डिग्री होगा, एक हाई डिग्री होगा, एक मॉडरेट, एक लो, एक जीरो, राइट। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, कुछ रेंज होता है। कोरिलेशन का जो रेंज होता है बेटा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा कोरिलेशन का आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा चीजों को। तो प्यारे बच्चों परफेक्ट पॉजिटिव +1, परफेक्ट नेगेटिव -1, राइट। तो 1 आएगा तो परफेक्ट है, प्लस में आएगा तो पॉजिटिव, माइनस में नेगेटिव। परफेक्ट के नीचे आ जाता है हाई, क्या आता है बेटा, हाई। या आप ऐसे स्टार्ट कर दो, नीचे से शुरुआत करो मजा आ जाएगा। सर जीरो का मतलब दोनों ही जीरो, लो का मतलब सर 0 से 0.25, नेगेटिव में माइनस, बस ये याद कर लीजिए, नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लो में क्या हो जाएगा भाई, 0 से प्लस 0.25। फिर मॉडरेट में क्या आ जाएगा बेटा, फिर यहां से खत्म हुआ है, यहीं से शुरुआत होगी 0.25 से 0.75। हाई में क्या हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर देंगे 0.75 से +1 तक, मतलब परफेक्ट तो +1 हो जाएगा। मतलब आप गैप देख रहे हैं 0.25 का गैप है, 0.25 का गैप है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर, 0 का 0 हो गया, फिर 0 से 0.25, 0.25 से 0.75, 0.75 से 1, और 1 से सीधे 1 पे लास्ट है +1। तो भाई यहां से आ गया 0, ये लो, मॉडरेट, हाई और परफेक्ट। प्लस लगा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री, माइनस में आ जाएगा तो नेगेटिव डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ कोरिलेशन प्यारे बच्चों, तो 3 मेथड है आपके। एक है स्कैटर्ड डायग्राम, इसमें डायग्राम ग्राफिकली होगा, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट, फिर आता है स्पीयरमैन रैग मेथड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में कम आता है, ठीक है, लेकिन सभी को डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड में क्या होता है, अगर कोरिलेशन का डायग्राम बनाते हैं आप, डायग्राम बनाने के बाद अगर ऐसे जाता है परफेक्ट पॉजिटिव मतलब r+1 में होगा, ऐसे आएगा तो परफेक्ट नेगेटिव r-1 में होगा। और कोरिलेशन के ऐसे साइन बनता है तो पॉजिटिव है, नीचे आता तो नेगेटिव है, परफेक्ट नहीं है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है। और इस तरह का अगर बनता है तो उसे बोलते हैं नो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि इसका मैंने एग्जांपल बनाया भाई, 180 ऐसे ये टर्म्स है, इसको मैंने यहाँ शो कर दिया। क्या इन दोनों ग्राफ पे शो करना आपको आता है? बिल्कुल आता है सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको जैसे हमने शो करा, यहाँ लिखा ना शो बाय द कोरिलेशन बाय डायग्राम, डायग्राम को शो करा तो हमने देखा कि भाई ये ऐसे 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 बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे किस में था, पॉजिटिव कोरिलेशन में, ठीक है, धनात्मक। कैलकुलेशन रैपिड रिवीजन है, इसमें सारे क्वेश्चन जो है मेरे ऑफलाइन के जो करे हुए हैं मैं उसी को समझाऊंगा, कम समय में समझना है भाई, अपने चीजों को रिवाइज करना है ना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है बेटा, इसके अंदर अगर बात करूं, लाइट कट गया क्या, थोड़ा सा हुआ था ना सर करके, देख लेता हूँ कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू, आर का मतलब कोरिलेशन रिलेशन हो जाता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एन एच डी एक्स एच डी वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चे याद नहीं करते, इसी को मॉडिफाई कर देंगे, है ना, मॉडिफाई में याद गया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा।
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस एक्स बार का मतलब मीन, वाई में निकालेंगे वाई माइनस वाई बार, एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो आएगा एक्स उसका स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो आएगा वाई उसका स्क्वायर कर देंगे। कैलकुलेशन का शॉर्टकट मेथड, ये है शॉर्टकट मेथड प्यारे बच्चों। शॉर्टकट मेथड में क्या है, सिग्मा डीएक्स डी वाई, सिग्मा डीएक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डीएक्स, फिर मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई अपॉन मैन, अब फिर नीचे आ जाएंगे, रूट के अंदर क्या जाता है बेटा, सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में डीएक्स का होल स्क्वायर अपॉन मैन, इसी का सेम यहाँ पर डाल देंगे, बस एक्स का क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, डीएक्स कैसे निकलता है बेटा, एक्स माइनस है, ए मतलब होता है एज्यूमिन, अगर एक्स में देख रहे हैं एजुमिन तो एक्स का कोई भी नंबर ले लीजिए, एजुमिन हो जाएगा, या बीच वाला ले लीजिए, इसी का डीएक्स स्क्वायर निकालना तो डीएक्स का स्क्वायर कर दिए, डीएक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन या नहीं दिख रहा है, पहले देख लेते हैं। हाँ सर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। सर देखिए जैसे कि आपको हाँ ये सही है, जैसे कि आपको एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स का नंबर वाई के नंबर, पहले क्या निकालेंगे डीएक्स, डीएक्स करके एक्स माइनस है, इसका ए क्या होगा, बीच वाला टर्म कौन सा होगा ये बताओ, तो भाई बीच वाला टर्म 8 हो जाएगा, ऐसे बीच वाला मान लो या कोई भी मान लो, तो डीएक्स का एक्स माइनस है, 4 में से 8 गया माइनस 4, 6 में से 8 गया माइनस 2, 8 में से 8 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 20 में से 17 गया, ये निकल गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये निकल गया। डिवाइड निकालना सेम, वाई का बीच वाला 20, 10 में से 20 गया माइनस 10, 15 में से 20 गया माइनस 5, इस तरह डिवाइड निकल गया, इसका स्क्वायर करेंगे ये निकल जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो चाहिए हम वो लेते रहेंगे, सर हमें डीएक्स डीवाई भी चाहिए फॉर्मूले में, तो डीएक्स और डीवाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और ये निकल गया हमारा, बस अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, बस सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, समीशन, वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आता है भाई इसको काटना काट लीजिए, नहीं तो भाई एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब रूट रूट सेम है तो पहले दोनों के मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दिया, कटिंग कर दिया, ये आ गया, इसका रूट निकाल लिया, इसका रूट निकाल लिया, रूट निकालने के बाद डिवाइड मार दिया, ये आंसर आपका आ गया। अब कुछ बच्चों को रूट निकालना नहीं आ रहा हो तो हमारी शॉर्ट वीडियो में रूट निकालना, मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड में आप रूट निकाल सकते हो कोई भी नंबर का, जिसका रूट निकलता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में। ओके चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोरिलेशन निकाल लेना शॉर्टकट मेथड से। ओके चलिए आगे देखते हैं। देखो ये है शॉर्टकट मेथड रूट निकालने का, कोई भी रूट निकालना हो, परफेक्ट रूट ना हो तो जैसे उसको 2 नंबर कर लो, एक्स और वाई, एक्स का होना चाहिए, परफेक्ट रूट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। फॉर्मूला बनता रूट एक्स प्लस माइनस वाई और उसका डबल नीचे, और कुछ नहीं करना। तो जो एक्स होगा परफेक्ट होगा, जैसे 630 के आसपास परफेक्ट नंबर कौन सा होगा, 625 का रूट का होगा 25, अब प्लस वाई कितना था 5, है ना, अब इसका डबल नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके ये आ गया रूट निकल गया। ठीक है, कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड, बेटा कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, जो शॉर्टकट मेथड होता है ना उसी को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, सिर्फ सेम फॉर्मूला होता है, बस उस पर डीएक्स के ऊपर क्या लग जाता है, डैश बार, सॉरी डैश डैश ही बोलेगी, डैश लग जाता है बस, और फर्क कुछ नहीं है। जैसे मीन वाला था ना, मीन के अंदर क्या था आपका एज्यूम मीन मेथड, उसी को शॉर्टकट मेथड कहते हैं, और उसी में हम एक स्टेप डेविएशन मेथड कर देते हैं, तो जो एज्यूम मीन का मेथड का फॉर्मूला होता है उसी के अंदर डैश लगा देते हैं, तो सेम वही कंसेप्ट है, आप देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, कैलकुलेशन का स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला सेम ही है, बस ऊपर डैश लग जाएगा। डैश डैश लगते ही क्या होता था बेटा, डैश लगते ही जो डैश डीएक्स डैश कैसे निकालेंगे बेटा, तो डीएक्स होगा ना उसको सी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सी मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया बच्चों को कि भाई ये एक्स वाई दिया हुआ, ठीक है, स्टेप डेविएशन करना है, तो हमने लिख दिया पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या चाहिए हमें, डीएक्स डैश चाहिए, तो डीएक्स डैश कैसे निकलेगा बेटा, तो एक्स माइनस ए है ना, और डिवाइड बाई सी, तो ए क्या आ जाएगा इसमें 15, तो एक्स माइनस ए, 5 में से 15 गया बेटा 10 बचा, सी मतलब कॉमन फैक्टर, एक्स का कॉमन फैक्टर, एक्स का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसा नंबर जो नंबर में सभी नंबर आ जाएंगे 5, तो 5 से सबको ऊपर डिवाइड मार दिया, डिवाइड करते ही ये आपका डीएक्स डैश आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो डीएक्स डैश स्क्वायर आ जाएगा, इसी प्रकार डीवाई डैश निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इंपुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रैंक के हिसाब से इस पे हम बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यू माइनस एन क्यू। सर डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंक, जो भी रैंक दिया होगा 2 वेरिएबल का, उसमें R1 माइनस R2 कर देंगे तो डी निकल जाएगा। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा इसके 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इफ रैंक इज गिवन, इफ रैंक इज नॉट गिवन। रैंक इज गिवन होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
अगर रैंक गिवन है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए बेटा आइए। ये आपको एक्स वाई दिया हुआ है, पहले हम बात करेंगे रैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो D निकालेंगे R1 माइनस R2, 1 में 10 गया -9, 10 में 6 गया -4, तो D निकल गया, D का स्क्वायर कर देगा, D स्क्वायर निकल गया, ठीक है। फॉर्मूले में हमने पहले फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर का सिग्मा कितना 264 आ गया, 264 लिख दिया। एन कितना बेटा काउंट करा तो टोटल एन कितना है 10 है, ठीक है। 10 10 रख दिया फॉर्मूले में। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 में 10 गया 990। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके आर हमारा 0.6 माइनस में आया तो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ठीक है। वैसे मैंने करवा रखा है, आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। इफ रैंक इज नॉट गिवन, अब बात आ रही है रैंक जब गिवन ना हो तो क्या करेंगे, हम पहले रैंक देंगे। जैसे कि एक्स है, एक्स देखो जो सबसे बड़ा होगा उसी को रैंक 1 देना है, पता है ना, एयर 1 आता है ना सबसे ज्यादा नंबर वाले को। तो भैया एक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा सर, 18, 18। अरे भैया ये क्या है, ये तो रहा 18, 18 का R1 कितना है 1, 18 के बाद इसमें क्या देखेंगे 17, 17 का रैंक कितना 2, 17 के बाद नंबर कौन सा आ सकता है 16, 16 का रैंक 3, 16 के बाद 15 वाले को, मतलब कि बड़े से छोटे तक हमें चलना है रैंक। बड़े वालों को 1 देना है, उससे छोटे वाले को 2, उससे छोटे वाले को 3, इस तरह रैंक दे देंगे। वाई में भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वाई में 15, 15 वालों को रैंक 1 मिला है, ठीक है। समझ में आया नहीं है, तो R1 R2 निकल गया। फिर वही कंसेप्ट जैसे पहले था, जब रैंक हमें मिल गया तो हम पहले वाले फॉर्मूले से ही करेंगे ना, और पहले वाला फॉर्मूला ही आप लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अपना डी निकाल लीजिए और देखो रैंक देंगे या तो आप असेंडिंग ऑर्डर से दे सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर से दे सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से दिया है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, तो जिस हिसाब से आप रैंक देना दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसका रैंक का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, आंसर जो आएगा इसका प्लस में 0.48 आएगा, ठीक है। चलिए अब आता है आपका लास्ट पॉइंट होगा, व्हेन रैंक इज इक्वल मोर देन 1, मतलब रैंक जो होगा वो एक से ज्यादा बंदे होगा। कभी कभी क्या होता है रैंक 2 बंदों का सेम आ जाता है या 3 बंदों का भी सेम आ जाता है ना। तो उस केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा बढ़ जाएगा। फॉर्मूला क्या बढ़ जाएगा, जैसे कि ये है कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर तक तो था ही था, उसके आगे जितने रैंक बढ़ेंगे, जितने बंदों के रैंक सेम आएंगे, उतना आप इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे की ओर। 1/12 ब्रैकेट के अंदर m1 का क्यूब माइनस m1, मतलब अगर एक ही बंद मतलब एक ही तरह का है नंबर ऑफ सेम कोरिलेशन एक है, तो भैया ये अगर 2 सेम कोरिलेशन वाले बंदे आ गए, मतलब कि x में 10 वाला भी आ गया और x में 5 वाला भी आ गया, तो मतलब कितने हो गए 2 हो गए, तो एक और आ जाएगा सेम। यही फॉर्मूले को आगे बढ़ा देंगे, सेम आ जाएगा। अगर 3 बंदों का सेम कोरिलेशन आ रहा है तो फिर तीसरा भी आ जाएगा m3, ये रहा। ये देखो मैंने कैसे बनाया इसको, m मतलब नंबर ऑफ आइटम इक्वल रैंक। मैंने फॉर्मूला देखो पहले ये बना कैसे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है रैंक कोरिलेशन में। इसी फॉर्मूले को मैंने आगे कैसे बढ़ाया, अगर एक बंदा है तो यहां तक तो सेम है, प्लस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1। 2 बंदों का है तो फिर क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, 3 बंदे का है तो m3 हो जाएगा, 4 है तो m4 हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर पेपर में 3 तक ही आता है, बाकी फॉर्मूले सेम ही होता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका x दिया हुआ है, ये आपका y दिया हुआ है। अब पहले हम रैंक देंगे, पहले हम क्या देंगे रैंक। तो सबसे बड़ा नंबर 28, एक रैंक दे दिया, ठीक है। फिर 28 के बाद क्या आएगा सर इसमें, सर 20, 2 रैंक दे दिया। 20 के बाद क्या आएगा सर 18, 3 रैंक दे दिया। 18 के बाद 16, 4 रैंक दे दिया। 16 के बाद 15, 5 रैंक दे दिया। 15 के बाद क्या आएगा सर इसमें हमें 12, 6 रैंक दे दिया। अब 12 के बाद क्या आएगा सर 10, 10 सर 2 है, 10 कितने सर 2। अब सर 2 बंदों का रैंक सेम आ गया। अब हमने 6 तक रैंक दे रखा है, अब इनको रैंक क्या देंगे, तो बेटा इसमें हम बोलते हैं इसे एवरेज रैंक। क्या बोलते हैं, एवरेज रैंक। मतलब 2 बंदों का रैंक सेम आ गया तो इन दोनों का एवरेज रैंक निकाल लो। हमने 6 तक दे दिया, तो अगला क्या होगा 7 और फिर एक 8 होगा। तो 7 और 8 को प्लस करो और 2 बंदे हैं तो एवरेज में डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो 7.5। तो एवरेज रैंक 10 के लिए तो 7.5 10 का भी आ जाएगा, 10 का भी 7.5 आ जाएगा। समझ में आया। अगर ये 10 3 बंदों का होता तो नीचे क्या जाता 3, ऊपर क्या होता 7 8 9। तो जहां तक रैंक दे दिया उसके आगे के रैंक दे दो और प्लस करके डिवाइड बाय जितने नंबर है, एवरेज रैंक बोलते हैं, सिंपल लॉजिक है। तो 7.5 आ गया, ठीक है भाई। अब रैंक मिल गया, सेम वाई का प्रोसेस करेंगे। तो वाई में भी आप देखेंगे ना, सबसे बड़ा कौन 18, एक 18 के बाद 15, 18 16 2, 16 के बाद 15 3, 15 के बाद 14, 15 के बाद 14 ही है ना,
3, हाँ 4, और 14 के बाद क्या आ गया आपका 12। सर 12 के 2 बंदे हैं इसमें, 4 तक रैंक दे दिया, अब इनका क्या निकलेगा रैंक? तो इनका 2 बंदे हैं तो 5 और 6, 5 6 डिवाइड बाई 2, 5.5, 12 के लिए एवरेज रैंक 5.5, 5.5। अगला रैंक जो देंगे, हमने 6 तक दे दिया, अब अगला रैंक देंगे वो 7 से देंगे, ना कि 6 से, क्योंकि एवरेज रैंक में 6 तक आ चुका है, तो अगला रैंक 7 से देंगे, तो 7 से रैंक हम देंगे 11 वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका रैंक निकाल देना, मैंने आपसे सिखा दिया। अगर अब बात करते हैं सर एम कितने होंगे, तो आप मुझे बताओ एम कितने होंगे। भाई M1 में कितने थे? 2। M1 में 2 थे, पर 2 बंदों का रैंक सेम था तो M1 2 हो गया। अगर 3 बंदों का इसमें सेम होता, 3 बंदे का रैंक सेम होता तो M1 कितना होता? 3 हो जाता, ठीक है। फिर हमारा Y में भी आया 2 बंदों का रैंक सेम, तो M2 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बोला कि X में रिपीटेड नंबर कितने हैं? 2, तो M1 2 हो गया। Y में रिपीटेड नंबर कितने हैं? M2, तो M2 2 हो गया। तो इस प्रकार से M आपको निकाल सकते हो, अगर मान लो, ठीक है। तो अब देखो एक एग्जाम्पल एक समझाता हूँ, M के लिए समझा रहा हूँ एग्जाम्पल में आपको कि M2 3 कैसे लिया जाएगा। अभी तो आपने देखा कि इसमें X और Y में 2 2 ही थे बस, तो इसलिए आपने M1 2 और 2 ले लिया। अब आप देखो M के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया हूं मैं आपके लिए, वो क्या है देखो। अब मुझे बताओ X के अंदर रिपीटेड नंबर कितने हैं, पहले देखो X के अंदर कितने रिपीटेड नंबर हैं। तो सर 18, फिर 18, ये हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 ना। अब देखो क्या X में कोई और नंबर रिपीटेड है? हाँ सर बिल्कुल रिपीटेड है, क्या सर? 25, 25 और 25। तो भाई M2 कितना आ गया? सर 3 आ गया, ठीक है। Y में कोई रिपीटेड है? बिल्कुल देख लेते हैं सर, 10 और 10, और कोई नहीं, तो मतलब M3 कितना आ गया सर? 2। समझ में आया? तो इसमें जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो M3 तक फॉर्मूला जाएगा। M का समझ में आ गया ना, रिपीटेड नंबर, रिपीटेड नंबर, कि भाई X में वो नंबर कितना रिपीट हो रहा है वो लिख दीजिए। फिर देखिए दोबारा कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो M2 हो जाएगा, कितने बार हो रहा है वो लिख दीजिए। समझ में आया ना? ठीक है, ओके। अपने टॉपिक पे रिवर्स आ जाते हैं। तो यही चीज है समझाने का तरीका, ओके। M का मतलब समझ में आपको आ गया होगा। M का मतलब होता है रिपीटेड रैंक, ठीक है, कितने बार वो रैंक रिपीट हो रहा है। तो फिर अब R1 हो गया, R2 हो गया, अब सर डिफरेंस निकाल लेंगे और डी स्क्वायर निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा जो बनेगा कहां तक बनेगा? M2 तक बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि M1 X में आया हुआ है, उसके बाद X में कोई रिपीटेड नंबर नहीं है, फिर Y में देखा तो Y में रिपीटेड नंबर है, वो भी 2 ही है, तो M2 2। और फॉर्मूले में हम सॉरी पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखो मेन चीज होती है कैलकुलेशन की, आराम से आप पुट करिए। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर आप इस ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करें, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें और फिर एलसीएम ले लीजिए या इसको डिवाइड कर लीजिए और 1 से माइनस कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब इसी तरह रैपिड डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।